हेलो हेलो। बड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत छोटा करो। अच्छा लिखा है लेकिन छोटा होगा ये, बहुत बड़ा। हाँ छोटा तो इसको करो। अच्छा है। मात्रात्मक अशुद्धियाँ भी ज़्यादा है, उसको सुधार लो। तुम्हारा आंसर तुम्हें लिखना आ गया है धीरे धीरे। मात्रात्मक अशुद्धि तुमने लिखा नहीं? लिखा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लिखोगे, ठीक है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भी आंसर मैंने देखा, ठीक है, अभी इनिशियल है, इसमें इतना जो घबराने की जरूरत नहीं। मैंने देखा एक आंसर, अशुद्धियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन जो बातें मैंने आप लोग को जो बताई हैं वो बातें आई हैं आंसर में, ये अच्छा है। एक ये पक्ष इसका बहुत अच्छा है कि जो बातें आपके सामने रखी गई हैं वो बातें यहाँ पर आप लेकर आंसर में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या क्या देखा था? जो नगर नियोजन को देखा था कि इनका नगर नियोजन क्या है, ठीक है। और क्या देखा था? इनकी अर्थव्यवस्था देखी थी, और इनके एविडेंस के बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी कि क्या एविडेंस है इनकी अर्थव्यवस्था। और अगर इनके नगर नियोजन को देखें तो यहाँ नगर नियोजन में जो सबसे अच्छी बात है, सफाई व्यवस्था पर इनका विशेष ध्यान था, है ना। जैसे जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, ठीक है। इसी बात को समझा था कल, और तो कुछ ऐसा था नहीं रॉकेट साइंस। ये समझा था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। कांस युगीन सभ्यता का मतलब ये है कि यहां पर कांसे के औजारों की अधिकता, यही कल सुने थे। तांबा प्लस टीन बराबर कांसा, ठीक। अर्थव्यवस्था का क्या आधार था? हम्म हम्म अर्थव्यवस्था कैसे बनी थी? एग्रीकल्चर के अधिशेष से बनी थी, है ना। अधिशेष होगा तभी तो अर्थव्यवस्था बनेगी, अधिशेष से बनेगी। तो अर्थव्यवस्था कैसे बनी? अधिशेष से। अधिशेष, उसके बाद अधिशेष से जो चीजें आई, जैसे अनाज हुआ, तो अनाज को रखने के लिए कोठार गृह, जिसको कहते हो अनाज गृह या अन्नागार, अन्नागार, है ना, अन्नागार का सिस्टम रखा गया। अब एक चीज आप ये भी देखोगे कि ये जो व्यापार है इनका, ये दो तरीके का है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य व्यापार, दोनों में ही वस्तु विनिमय, दोनों में ही वस्तु विनिमय। इस समय यही मैंने बताया था कि इस समय
कोई अभी मुद्रा के साक्ष्य ऐसे नहीं है। हाँ, मोहरें जरूर लगती थी कि जैसे आपने कोई सामान भेजा, पॉकेट्स भेजा, तो उसके ऊपर एक स्टाम्प लगा देते थे आप कि हमने यहां से भेजा। ऐसी ही मोहरें अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं। हाँ, अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं कि जो अलग अलग स्थान हैं वहां से ये मोहरें प्राप्त होती। ये समझने योग्य बात है कि अर्थव्यवस्था का आधार आंतरिक और बाह्य व्यापार था, और यहां पर जो अनाज का अधिशेष था, अनाज में भी इसके अलावा हम देखते हैं कपास, जौ, ये सारी चीजें भी यहां ये लोग उत्पादन करते थे। ठीक है, और क्या देखा था कल कि ये लोग जो इनकी अर्थव्यवस्था थी इसमें पशुपालन भी था। पशुओं का एक तो व्यापार अगर आप देखेंगे तो जो व्यापार वहां होता था, व्यापार में भी पशुओं की सहायता ली जाती थी। तो पशु यातायात यातायात के जो साधन भी थे, और दूसरी चीज अगर देखें तो उत्पादन में भी सहयोग करते थे। परिवहन को ही हमने कहा यातायात। ठीक है, ठीक है, चाहे वो परिवहन कर लो, यातायात कर लो, तो ये दोनों एक ही बात है। इसीलिए इनकी सभ्यता एक नगरी सभ्यता के रूप में आपको दिखती है कि जहां पर आपको नगर दिखते हैं, और ये नगर जो हैं ऐसे नगर हैं जहां पर एक अच्छा खासा विकास, अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं तो आपके लिए कई चीजें चाहिए। पहली बात तो यह है कि विकास के लिए एक आधार चाहिए अनाज का, उत्पाद का, वस्तुओं का, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो अलग अलग, उसका एक आपको अधिशेष चाहिए, सरप्लस चाहिए। अनाज का तो सरप्लस हो गया, वस्तुओं का उत्पादन। और जब आप ये अपने पास रखेंगे तब आप व्यापार कर सकते हैं, नहीं तो व्यापार हो ही नहीं सकता। क्या बात समझ में आई? व्यापार के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि हमें वो वस्तुएं भी उत्पादन करनी हो, और वो वस्तुएं एक तो अंदर भी बिके अपने देश के अंदर अपनी सीमाओं में, और वो वस्तुएं बाहर भी जाएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आर्थिक आधार मजबूत हुआ, वो मजबूती इसलिए आई कि वो आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पे व्यापार करते थे। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें, इसके बाद हमको बात करनी थी वहां के धार्मिक जीवन पर, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि हम किस स्ट्रक्चर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्ञान और बहुत ज्यादा जो है सब लिखा हुआ, आप लोग अध्ययन करो, पढ़ो, समझो, लेकिन हमारी क्लास एक आपके अंडरस्टैंडिंग की क्लास है, एक बोध बनाने की क्लास है, कि आपको ये समझ में आए कि इस टॉपिक में है क्या, क्रक्स क्या है। जब दूध में अगर आप देखते हैं कि उसको जब दही के रूप में जमाया जाता है तो मक्खन निकालने के लिए उसको मथते हैं, और मथने के बाद मक्खन ऊपर आ जाता है। ये क्लास जो हमारी है ये मेंस के ओरिएंटेशन पे होती है, और इसमें आपके अप्रोच डेवलपमेंट का हमारा प्रयास होता है। इसीलिए जो सीनियर बच्चे होते हैं जो मेंस आंसर राइटिंग करते हैं वो हमारी क्लास बहुत पसंद करते हैं। उनको पता रहता है कि अप्रोच क्या है। और एक प्राथमिक लेवल ये होता है कि आपके पास एक पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाए जो नोट्स में है, जो आपको मिला है, इसको पढ़ते जाइए डेली साथ में, और फिर जो मैं बताता हूं उसको थोड़ा सा अप्लाइड कर दिए, दोनों को मिक्स करके आप देखेंगे बहुत अच्छा आंसर आएगा। ये नोट्स क्या है? एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है,
इसी को ही आप अपने पास रखेंगे तो आंसर लिखने के लिए एक अच्छी संरचना सामने आएगी, आपके पास स्ट्रक्चर सामने आएगा। तो स्ट्रक्चर को समझना है तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। मेहनत करिए अभी, ठीक है। तो धार्मिक व्यवस्था क्या है? अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे तो यहां के धर्म के बारे में अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अलग अलग अपने मत हैं कि एक ऐसा धर्म रहा होगा। जो मूर्तियां आपको यहां मिलती हैं, जो मोहरें आपको मिलती हैं, उन मोहरों पे कैसे चित्र हैं, उन मूर्तियों पर किन विषयों को उठाया गया है, उन पर कैसे विश्वास हैं, उन विश्वासों के आधार पर आप ये आकलन करोगे कि इनका धर्म कैसा होगा। कैसे आकलन करोगे? जैसे मान लो कि आज अभी आपको कोई एक स्थान मिले, आपने जो खुदाई किया, आपको पता चला कि यह स्थान बहुत वो पुराना है, आपने उस स्थान की खुदाई करना शुरू किया। आपने खुदाई किया तो आपको वहां से कुछ मूर्तियां मिली। उन मूर्तियों में कुछ ऐसी मूर्तियां मिली जो ध्यान करते योगियों की मूर्तियां हैं, कुछ ऐसी मूर्तियां मिली जो देवी की आराधना कर रही हैं। तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि वो जो संस्कृति, वो जिस काल के लोग रहे होंगे, वो देवी की उपासना करते रहे होंगे। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां, जो मोहरें मिली हैं, उन पर क्या लिखा है, उन पर क्या चित्र बनाया गया है, उस चित्र के आधार पर वहां के धर्म को समझ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं कि धर्म क्या है। तो यहां आप देखेंगे कि बड़ी मात्रा में मात्र देवी की मूर्तियां मिली। मात्र देवी, किसकी? मात्र देवी। मात्र देवी की मूर्तियां। अब ये मात्र देवी कौन है भाई? माता कौन है? आप पूरे विश्व में देखेंगे तो एक संकल्पना है कि ईश्वर जो है वो पिता है। आप जो भगवान को क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं, स्त्री मानते हैं? पुरुष मानते हैं। ईसाइयत में भी पुरुष मानते हैं, इस्लाम में भी पुरुष मानते हैं कि या अल्लाह, और वो कहते हैं वो गॉड। लेकिन जब आप एंशियंट भारतीय कल्चर देखते हैं तो वहां पर आपको मात्र देवी दिख रही है। इसका मतलब भारत में माता के रूप में ईश्वर की एक आपको चर्चा दिखाई दे रही है। ईश्वर न पुरुष है न स्त्री है, उस दोनों में ही है। यही कहकर जो पुरुषों ने स्त्रियों को ईश्वर से दूर कर दिया। आगे चल के फिलॉसफी आप देखेंगे तो उसमें एक अर्धनारीश्वर की संकल्पना आती है भगवान शिव की, जो आधे जो पुरुष हैं और आधे नारी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शक्ति जो है वो दोनों ही जगह है, और महिलाओं का स्थान, माताओं का स्थान पूरे विश्व में सबसे ऊपर है। एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक मित्र के रूप में, सबसे ऊपर है। और आज अगर हम सब हैं यहां तो उसी मात्र शक्ति की वजह से। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मात्र सत्तात्मक जो समाज होता है वहां पर इतना माताओं का सम्मान क्यों होता है? क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत का जो इनिशियल कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहां मां को सबसे ज्यादा स्थान मिला है। कठोर से कठोर व्यक्ति जब उसके मां की चर्चा हो जाती है तो वो दुखी हो जाता है, कोई कितना भी मजबूत बनता हो। क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने एक बात कही है कि हर लड़के का पहला प्यार उसकी मां होती है और हर लड़की का पहला प्यार उसका पिता होता है।
क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि एक अलग तरीके का लगाव होता है। यहां आप देखते हैं कि समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं देवी की पूजा, देवी की आराधना, माताओं की आराधना इनके यहां आपको दिखती है। और ये आराधना इस बात की सूचना देती है कि यहां कोई मात्र सत्ता रही होगी। एक ऐसा समाज रहा होगा जहां पर माताओं की चलती रही होगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, शिव पूजा की भी चर्चा है। शिव पूजा, शिव की पूजा। शिव की पूजा क्या है? अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको यह दिखेगा कि मोहनजोदड़ो से एक अंग्रेज व्यक्ति है मार्शल, उनको एक मुहर मिली थी। मोहनजोदड़ो से मार्शल महोदय को एक मुहर मिली थी। मार्शल महोदय को एक मुहर मिली थी। ये व्यक्ति हैं, कौन है ये? एक व्यक्ति है मार्शल, उन्हें एक मुहर मिली थी। जिस मुहर के आधार पर मार्शल को यह महसूस हुआ कि ये हो न हो ये शिव हैं, ये शिव के ही समान दिखते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस मुहर में जो व्यक्ति हैं वो पद्मासन में बैठे हैं। पद्मासन क्या है? ध्यान की मुद्रा है। जब आप ध्यान में बैठते हो पद्मासन में, तो पद्मासन की मुद्रा में शिव बैठे हुए हैं। ये जो व्यक्ति है उसे पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। और इनके 3 मुंह दिखाए गए। कितने मुंह? 3 मुंह दिखाए गए हैं। 3 मुख दिखाए गए हैं। और इनके पास 3 सिंग हैं। 3 सिंग, 3 सिंग मतलब 3, अगर आप देखेंगे तो 3 सिर हैं, 3 मुंह और 3 सिंग, मतलब ऐसे कर सकते हो, जो सींगें होती है ना, जो जानवरों की, वैसे उनके ऊपर वो सींग लगी हुई है। 3 सींगें हैं। अच्छा, एक सिंग कर लो, एक, ठीक, कोई बात नहीं, उसमें एक कर लो कि एक यहां पर। लेकिन ऐसा जो उनका जो मुकुट बना हुआ है उसके ऊपर यह बात अभी स्पष्ट नहीं है कि 1 है, 2 है कि 3 है। एक आपको ऐसे दिखता है, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर है उसका। एक सिंग बना दो, एक, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिखता है यहां पर? इसके अलावा आप देखेंगे कि शिव की जो अगर आप देखते हैं तो एक यहां पर वो लिंग के रूप में भी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। लिंग की पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इन सब से एक बात यह समझ में आती है कि यहां पर अधिकतर जो चीजें आपको दिख रही हैं, आज भी ये सारी चीजें दिखती। हमारे समाज में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। ये जो भी चीजें आप देख रहे हो ये सब आज भी दिखती है, ठीक है। तो आप इसके अलावा एक चीज और दिखती है, सामूहिक स्नानागार, या जो वृहद स्नानागार की जो संकल्पना है, स्नानागार, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई सामूहिक स्नान का स्थल था। सामूहिक स्नान का स्थल था, सामूहिक स्नान का स्थल था।
सामूहिक मतलब जहां सभी लोग इकट्ठा होकर जो नहाने जाते थे। अगर आप देखेंगे तो नदियों के किनारे सभी लोग जाते हैं नहाने। वाटर पार्क एक अलग चीज भैया बात है, वो तो आनंद के लिए जाते हैं वाटर पार्क। आप मनोरंजन करना चाहते हैं, वहां नाचना चाहते हैं तो वाटर पार्क जाते हैं। लेकिन जो नदियों के किनारे या तालाब के किनारे आप जब जाते हैं नहाने के लिए, और वहां पर इसलिए नहा रहे हैं क्योंकि आपको कोई धार्मिक आयोजन करना है, तो इसका मतलब एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, यहां कुछ धर्म है, तो धार्मिक मान्यता है कुछ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ये जो वृहद स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से मिला है, और जिसके आधार पर ये हम मान सकते हैं कि इनके यहाँ स्नान का भी कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि इस स्नान जुगार के आसपास के स्थान जो हैं वहाँ पर एक तो सीढ़ियाँ बनी हुई उतरने के लिए, चेंजिंग रूम बने हुए हैं कपड़ों को बदलने के लिए, मंडप बने हुए हैं, वहाँ पर लोगों को आराधना करने के लिए कुछ स्थल भी बनाए गए हैं कि जहाँ सभी लोग बैठ के हो सकता है कि योग करते हों, ध्यान करते हों, कोई कर्मकांड करते हों, कुछ ऐसा पता नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन ये सब होता रहा होगा। क्यों? इन सब की एक व्यवस्था जरूर रही होगी। तो वृहद स्नानागार एक धार्मिक मान्यता की ओर भी संकेत करता है कि उनके समाज में, इस सभ्यता में नहाने को, स्नान करने को भी धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। ये धर्म से, अपने धर्म से जोड़ते थे नहाने को भी, स्नान को भी। इसके अलावा योग की व्यवस्था भी आपको यहां दिखेगी। और क्या दिखेगी? योग की व्यवस्था, ध्यान करना है ना, ध्यान करना, जो योग की व्यवस्था भी दिख रही है। और आप देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा मिली है, जिससे यह हमें स्पष्ट होता है कि यहां पर योग का प्रचलन होता होगा, योग की क्रियाएं जरूर होती होंगी। एक योगी की प्रतिमा मिली है ना, जो योग करते हुए ध्यानस्थ है, उसकी आंखें जो है ध्यान करती हुई दिख रही हैं। मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा मिली है, जिससे आप ये मान सकते हैं कि इस सभ्यता में योग का प्रचलन था। आ रही बात समझ में? कि योग की व्यवस्था यहां पर इनके जीवन में अनिवार्य रूप से रही होगी। आज भी लोग ये कहते हैं थोड़ा योग करो, थोड़ा अच्छे से रहो, फिट रहो। उस समय भी योग की परंपरा भी हमारे समाज में रही होगी। इसके अलावा और क्या था? तो जादू टोना। अभी आपने स्टोन एज में भी देखा था जादू टोना, यहां भी जादू टोना है। जादू टोना, जादू टोना, ये क्या है माजरा? इस सिंधु घाटी सभ्यता में ताबीज के समान कुछ हमें अवशेष मिले, कुछ ऐसी जो मोहरें मिली हैं जिस पर ताबीज जैसा कुछ दिखता है। इसका मतलब यह है कि ये किसी ऐसी शक्ति से डरते रहे होंगे जो इनको भयभीत करती थी, जो इनको डराती थी। कहीं ना कहीं ताबीजों का प्रयोग यहां होता था। ताबीज आप देखते होंगे, बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत सारे कि बाबा जी की ये ताबीज मैंने पहनी तो गोली आई तो गोली लगी ही नहीं, गोली इसी से वापस चली गई। अब होता है ये सब विश्वास पे ही खेल है सारा, कि सांप नहीं काटेगा, अगर हम कहीं जाएंगे तो कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा। हर व्यक्ति मानता है ताबीज अबीज। तो एक लड़का था, उससे मैं मिला तो उसने कहा कि सर कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। बाद में उसने मुझे बताया कि सर मैं 8 ताबीजें बांध रखता हूं। हम कहे क्यों?
राजस्थान में आप जाएंगे, इधर जाएंगे तो खूब ताबीज का कल्चर है, खूब नजर लगती है सबको। क्या है नजर और क्या है ताबीज, क्या है जो जादू टोना? आपने अपने जो गांव में देखा होगा, कुछ ऐसी महिलाएं होती, लोग कहते हैं वो भैया बहुत गड़बड़ है, वहां जाओगे तो फिर ऐसी उनकी काली नजर है कि फिर सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भारत में एक अगर आप देखेंगे तो वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी बहुत हुआ है, ये कह के कि ये तो बहुत खराब है, ये तो डायन है। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग मारे भी गए कि वो भैया उनके यहां मत जाना, वो 2 लौंग फेंक देती है, 2 इलायची खाती होगी फेंक देती होगी एक, लेकिन लोग उधर से जाना बंद कर देते हैं। तो क्या है यहां पर भी आप देखोगे तो जादू टोना। इसके अलावा जो शव थे यहां पर, अगर जो लोग जब मरते थे तो उनको दफनाने के अलग अलग आपको रूप दिखाई देते हैं। शवों को दफनाने के अलग अलग रूप जो दिखते हैं, उनके आगे के जीवन से भी जुड़ा हो सकता है कि उनके आगे के जीवन में जो चीज इस्तेमाल होंगी उनको भी रखा जाता था कि हमें उस दुनिया में जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा और क्या था? भूत प्रेत। भूत प्रेत का मतलब क्या है कि उस समय कुछ ऐसी शक्तियों से भी ये लोग भयभीत होते रहे होंगे जो इनको रात में डराते होंगे, चाहे वो भूत हो या प्रेत हो या प्रेतनी हो या डायन हो। चुड़ैल उड़ैल तो सब कुछ खूब चलता है, तो उससे भी लोग डरते रहे होंगे, उससे भी सारी समस्याएं होती रही होंगी। और ये लोग परलोक में भी विश्वास करते थे। तो परलोक का मतलब क्या है? उस दुनिया में, उस दुनिया के ऊपर विश्वास करते थे, परलोक के ऊपर इनका विश्वास था। और जब भी आप परलोक पे विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में उसको लेकर एक अंदर संशय बना रहेगा कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। आधे लोग अपनी व्यवस्था मरने के बाद की करते हैं कि ऐसा है भैया यहां अच्छा कर्म करो, मरने के बाद पता नहीं कौन सी गति होगी। अलग अलग धर्म में अलग अलग बातें कही गई हैं। इस्लाम में है कि अच्छा करोगे तो वहां जन्नत मिलेगी, वहां पे जो 72 हूरें हैं वो तुमको काजू बादाम खिलाएंगी और ये होगा वो होगा। तो एक किसी पत्रकार का मैं देख रहा था, उसने कहा कि हमारे साथ क्या होगा हम अच्छा काम करेंगे तो, कि हमको अच्छे पुरुष मिलेंगे वहां क्या? तो उसने कहा ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। कौन? अब आप ये समझिए कि उस दुनिया को लेकर भी एक संशय बना हुआ है, परलोक के ऊपर भी लोग सोचते रहे होंगे और कुछ लोग ये कहते रहे होंगे कि हम आपका परलोक सुधार देंगे, हम जो कहते हैं वो करो। अगर तुमने जो गलती किया है, तो यूरोप में एक चीज आई थी, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो। ईसाई चर्च में जाओ, क्षमा मांगो गॉड के सामने, और वो जो फादर है वो आपको क्षमा करेगा। इसके बदले में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। इसको कहते थे क्षमा पत्र। और क्षमा पत्र, अगर आपके पास है पैसा तो आपने क्षमा पत्र खरीद लिया, और जिसके पास पैसा नहीं वो तो क्षमा पत्र भी नहीं खरीद सकता। क्या भगवान इतना अनाड़ी है कि आपके क्षमा पत्र से वो मान जाएगा? समझना यह पड़ेगा कि मानव ने ही मानव का शोषण किया है, और इसी पारलौकिक विचारों के कारण चीजें खराब हुई हैं। तो यहां पर आपको पारलौकिक विचार भी दिखाई देते हैं। ठीक? तो जादू टोना, ताबीज, परलोक की विचारधारा, ये सारी चीजें दिख रही हैं। इसके अलावा और क्या दिखता है?
पशुओं की पूजा। क्या दिखता है? पशुओं की पूजा। पशुओं और वृक्षों कर दो। बोलो, आज भी आप तो पशुओं की पूजा करते हो? जो जो गाय माता है उसके में तो 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, ऐसे तो कहा जाता है। इसीलिए तो वही 33 कोटि 33 करोड़। भैया इस पे अलग अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं कि 33 लाख देवी देवता, कोई कहता है 33 कोटि। उस पे नहीं जाना, बस ये समझना कि एक ऐसा जानवर है गाय जिसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि वृषभ जो बैल होता है उसकी भी पूजा हम करते हैं, क्योंकि भगवान शिव की वो सवारी है। फिर वो सांप की भी पूजा करते हैं क्योंकि वो शिव के पास रहता है। अगर आप देखेंगे तो चूहे की भी पूजा होती है क्योंकि वो गणेश जी की सवारी है। जो मोर है कार्तिकेय जी की सवारी। मतलब आप देखेंगे कि जो पशु हैं उनकी भी पूजा उस समय होती थी और आज भी हम पूजा करते हैं। तो यहां आप देखते हैं कि इस सभ्यता में एक श्रृंगी बैल या वृषभ बैल की बड़ी पूजा की हमें जानकारी मिलती है। वृषभ बैल, वृषभ बैल। इसकी पूजा होती थी, वृषभ बैल की पूजा होती थी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो वृषभ बैल होता है, वृषभ इसी को कहते हैं। एक अलग प्रकार का बैल जिसके ऊपर ऐसे निकला रहता है, कुबर टाइप का। तुमने देखा होगा कि एक ऐसा बैल होता है जिसके ऊपर से कुछ निकला रहता है, स्पेशल बैल होता है वो। एक तो होता है जो सामान्य बैल जो खेती में इस्तेमाल होता है, और एक होता है जिसको कहते हैं जो वृषभ बैल, जिसको पूजा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि वृषभ बैल की पूजा होती थी। उस बैल की पूजा के हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो वृक्षों में पीपल आज भी पूजा होती है, नीम आज भी पूजा होती है। ये माना जाता है इसी पे देवी मैया रहती हैं। ठीक है। तो पीपल, नीम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बरगद जो आदि, इन वृक्षों की पूजा होती थी। आज भी आप देखते हैं कि अगर कोई वृक्ष है, जैसे बरगद का वृक्ष है, आप अनायास ही वहां जाओगे तो ऐसी आपकी धारणा बनेगी कि यहां जरूर कुछ होगा। तो इनकी पूजा बहुत पहले से होती थी। और आपको मान लीजिए कि कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो आप बरगद के पेड़ के पास गए, आपने एक लाल धागा बांधा और जो गेरुआ रंग वहां पे होता, और वहां लिख दिया हाय भवानी, जय भवानी, और उसके बाद अपने ही एक पैसा फेंका और वहीं बैठ गए ध्यान करने। जनता भी, आप आधे घंटे भी नहीं बैठेंगे, वहां भीड़ लग जाएगी। बस आपको यही बात कहना है कि मेरी जो मनोकामना है माता ने इन्होंने पूरा किया। फिर आपके पास, आप वहां के हो गए मेन पुजारी, वहां का जितना चढ़ावा आ रहा है वो सब आपका। इस तरीके से बहुत सारे जो है मंदिर पेड़ों के रूप में, कि बरगद रूपी मंदिर, ये भी तो मंदिर ही हो गया भाई। आपने धागा बांधा और ये कहा कि हे बरगद देव आप सब पूरा कर देना, और फिर वहीं पे आपने एक जो देवी की भी संकल्पना डाल दिया। एक जंगल में एक माता है जिनका नाम है हाई माई, हाई 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 माई। अब वहां पे लोगों ने अपने आप नारा देना शुरू कर दिया कि हाई त्रिलोचनी जो है यही सब कुछ पूरा करती है।
इस समय जितनी भी देवियां भारत में हैं, हाई त्रिलोचनी से कोई ऊपर नहीं है। अब आपको ये बात जैसे ही पता चलेगी, अब चूंकि आपको आईएएस का पेपर देना है, आपने कहा कि एक बार हाई त्रिलोचनी का दर्शन मुझे करना है, आप निश्चित मानिए अगर इसका ज्यादा ऐड हो गया तो यहां पर हाई त्रिलोचनी एक स्थान बन जाएगा, धर्म केंद्र बन जाएगा। यही तो होता है, यही चल रहा है। अच्छा कुछ नहीं है। जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो उसमें है कि मैं हर जगह हूं, मैं हर जगह हूं, लेकिन इस तरीके से पूजा करना अविधि पूर्वक पूजा। आपकी श्रद्धा आपको मिल जाएगी, आपका आपके मन की भी शांति हो जाएगी। मतलब ये है कहने का कि वृक्षों की पूजा जो है आज भी हो रही, उस समय भी होती थी। तो वृक्षों को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छा विचार था, एक अच्छी अवधारणा थी कि धर्म से जुड़ा हुआ है वृक्ष, इस पे भी देवता रहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि पेड़ों को काटने के लिए भी लोगों का मन नहीं था कि नहीं, पेड़ नहीं काटा जाएगा। पीपल और बरगद तो एकदम नहीं छू सकते। ऑक्सीजन भी देता है, अगर आप देखिए जो नेचर वाइज ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है, तो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या है, यहां के लोग सांपों की भी पूजा करते थे, सर्प की पूजा करते थे। आज भी आप देखते हैं कि आपके यहां जो सांप की पूजा होती है, जो नाग पंचमी में उसको दूध पिलाते हैं आप, तो सांप की पूजा, इसके अलावा स्वास्तिक का आपको निशान मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। सांपों की पूजा, स्वास्तिक का चिन्ह, कैसे बनता है स्वास्तिक? उल्टा हो गया। ऐसे स्वास्तिक बनता है। फिर अग्निवेदियों के भी साक्ष्य मिले। अग्निवेदियां जिसमें आप देखते हो कि हवन, हाँ, अग्निवेदियों, अग्निवेदियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। अग्निवेदियों के भी साक्ष्य मिलते हैं आपको। ये हो गया इनका धर्म। तो ओवरऑल आपने इनके धर्म को समझ लिया कि इनका धर्म कैसा था। अलग अलग रूप हैं धर्म के। वो जो समाधियों का प्रकार है, ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के वो समाधान करते थे। कुछ को वो दफनाते थे, कुछ को वो जलाते थे, कुछ को वो कलश में रख देते थे। अलग अलग प्रकार हैं, उसमें वो देख लेना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको तुम देख लेना। यहां पर केवल ये मेरा जो आपको समझाना है कि समाधान के अलग अलग रूप थे वहां। ये भी एक उनकी धार्मिक मान्यताओं में रहा होगा कि कुछ लोगों के पास कुछ अलग विधि रही होगी, कुछ लोगों के पास कुछ अलग विधि रही होगी, कुछ लोगों के पास कुछ अलग विधि रही होगी। तो समाज में अलग अलग रूप आपको दिख रहे हैं, और ये रूप इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि लोगों की सोच में भी वो बातें हैं, इसलिए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें इसके बाद, तो सिंधु घाटी का समाज कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, समाज कैसा है?
अगर आप देखेंगे तो अभी तक इस सभ्यता की जो लिपियां हैं उनको आपने अध्ययन नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, ठीक है। इसलिए इस सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर जो विद्वान हैं यहाँ के समाज के बारे में अपनी बातें रखते हैं, एक अनुमान के आधार पर रखते हैं। कुछ भी अभी आपने नहीं पढ़ा है, अनुमान के आधार पर जो समाज की एक जानकारी रखी जाती है कि समाज कैसा रहा होगा। तो कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यहां पर 4 प्रकार के वर्ग रहे होंगे। कितने प्रकार के वर्ग रहे होंगे? 4 प्रकार के। एक तो योद्धा रहा होगा, जो जरूर 4 प्रकार के वर्गों की बात है, कि वर्गों की बात है। एक योद्धा, एक विद्वान या पुरोहित आप कह सकते हो, एक विद्वान और एक योद्धा। इसके अलावा एक व्यापारी, और एक में किसान, मजदूर, आम जनता। ये केवल एक अनुमान है, एक अनुमान है, ठीक। तो समाज का एक अनुमान ये लगाया गया कि समाज में 4 प्रकार की स्थितियां हैं, 4 प्रकार के वर्ग हैं। और ये जो 4 प्रकार के वर्ग हैं, इन्हीं से एक स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा कि समाज कैसे चलता रहा होगा। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि ये जो सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरी सभ्यता कैसी है? मात्र सत्तात्मक है। मतलब यहां पर माताओं की सत्ता चलती रही होगी, स्त्रियों की सत्ता चलती रही होगी। पुरुष थे लेकिन अधीनता में, पुरुष थे लेकिन ये आप ये मान सकते हो कि उनके सहयोगी के रूप में रहे होंगे, लेकिन आगे जो लीड करने वाले लोग थे उसमें महिलाएं थी। इसीलिए हम ये मानते हैं कि मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि मनोरंजन के साधनों में इनके समाज में कुछ ऐसे जो साधन थे जिससे ये अपना मनोरंजन करते थे। जैसे यहां पर शतरंज खेलना मनोरंजन का साधन होता था। समाज में शतरंज खेला जाता था। शतरंज खेलना आप कह सकते हो, शतरंज खेलना, ये शतरंज खेलते थे। आज भी शतरंज आप खेल रहे हो, आज भी चेस खेलते हो, उस समय भी चेस होता था। तो शतरंज खेलना अगर आप देखें, इसके अलावा पासा खेलना। पासा क्या होता है कि ये नंबर आ जाए। महाभारत में भी पासा ही खेला गया था, जिसमें जो द्रौपदी हार गई थी उनको भी दांव पे लगा दिया था पांडवों ने। उसमें सारे विद्वान थे, युधिष्ठिर बड़े विद्वान बनते थे लेकिन खेलने बैठ गए पासा। कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति की भी बुद्धि जो है हर ली जाती है। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति भी कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा तो उसका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी चीजें अच्छी नहीं हो सकती। पासा खेलना। इसके अलावा आप देखेंगे कि शिकार करना। इस जगह का जो समाज था वो शिकार करता था। इसमें आप देखेंगे कि मछली मारना भी था। मछली मारना, ये सारे उसके जो है शौक आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा इस सभ्यता के जो लोग थे
उनका सौंदर्य की तरफ भी काफी रुझान था। क्या होता है सौंदर्य? मतलब अपने सजने संवरने पर। इसमें बात समझ में आई? कुछ जो पूछना चाह रहे? ये जो समाज है ना, समाज में हर चीज आती है। वो आर्थिक जीवन में तो आ गया, जो मछली मार रहा है ये उसमें है, लेकिन इनके एक जो मनोरंजन के साधनों में भी है ना, तो समाज में जो मनोरंजन होगा उसमें ये भी है। आपूर्ति तो इनके पेट भरने का माध्यम तो है ही है, लेकिन वो इनके मनोरंजन का भी तरीका है। ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसमें? जो सौंदर्य का, सौंदर्य पर ध्यान। यहां के लोग अपने सौंदर्य पर भी ध्यान देते थे, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। जैसे आभूषणों का प्रयोग, अपने सजने के लिए आभूषण लोग पहनते हैं, आपने देखा होगा, अभी पहनते हैं। आभूषणों का प्रयोग जब खूब अच्छा पैसा हो जाता है तो लोग हीरा पहनना शुरू कर देते हैं, उससे ज्यादा हो जाता है तो लोग प्लेटिनम पहनना शुरू कर देते हैं। हीरा महंगा होता है, जो प्लेटिनम उससे भी महंगा होता है, डायमंड से भी। तो आभूषणों का प्रयोग है कि नहीं? इसके अलावा काजल का प्रयोग, फिर सिंदूर का प्रयोग, ज्यादा फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है, अभी जहां हो वहीं बने रहो। ठीक है। तो सिंदूर का प्रयोग, फिर लिपस्टिक का प्रयोग, ये सारे प्रयोग आपको यहां पर दिखेंगे। इस पूरे समाज को अगर आप देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि इस समाज में असमानता भी थी। ये जो कुछ भी होता रहा होगा, ये चीजें जो दिख रही हैं, ये उच्च वर्ग के लोग करते रहे होंगे। जो उच्च वर्ग हायर क्लास का व्यक्ति होगा वो आभूषणों का प्रयोग करता होगा, वो काजल का प्रयोग करता होगा। जो महिलाएं उसमें रहती होंगी वो सिंदूर, लिपस्टिक आदि का इस्तेमाल करती होंगी। प्लस अपने केस को संवारने के भी इनके पास अलग अलग तरीके थे। आज भी आप देखते हैं, अगर आप जो किसी ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, अलग अलग तरीके से बाल तैयार कर देंगे। अजीबो गरीब कहानी है उन लोगों की। तो यहां पर आप देखते हैं कि एक सोच दिखती है कि जो हायर क्लास रहा होगा उसके पास अपने लिए कुछ नए, एक अच्छी व्यवस्था थी कि वो इस तरीके से रहता था, और जो लोअर क्लास रहा होगा उसके पास जरूर ये व्यवस्थाएं कम रही होंगी या उनके पास अभाव रहा होगा। समाज ऐसा कुछ दिख रहा है, इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, क्योंकि आवास और कब्र एक जैसे नहीं दिखते। जो यहां पर आवास दिखते हैं, आवास सब जगह एक समान नहीं है। इनके आवास और इधर के आवास हो सकता है अच्छे थे, लेकिन इधर के आवास अच्छे नहीं थे। आवास जो है बहुत छोटे छोटे, अच्छे नहीं। इसका मतलब यहां पर असमानता रही होगी, कुछ ना कुछ असमानता रही होगी। असमानता रही होगी यहां पर, और ये असमानता समाज में एक आपको विभाजन दिखाती है। क्या दिखाती है? विभाजन दिखाती है। इसके अलावा और क्या यहां से आपको विभाजन दिखता है? कब्र भी एक जैसी नहीं मिलती है, कब्र भी एक समान नहीं है।
जो बड़े लोग थे उनके लिए आपको जो बड़ी बड़ी कब्रें मिलती हैं, जिनको आपने अभी देखा हड़प्पा में RH-37, जो बड़ी बड़ी कब्र है। तो समाज में जो सम्मानित व्यक्ति था, ऊंचा व्यक्ति था, उसके लिए भव्य व्यवस्थाएं थी, और जो समाज में छोटा व्यक्ति था उसके लिए वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो हमें इस बात का अनुमान मिलता है कि समाज जो है असमानता वाला भी रहा होगा, सब जगह राम राज्य नहीं रहा। जो राम राज का मतलब क्या है कि जहां सब बराबर हो। लोग कहते हैं कि राम राज्य जब आएगा तो सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि राम राज्य था यहां पर। यहां पर समानता असमानता दोनों चीजें आप देखेंगे तो असमानता ज्यादा दिख रही है। अलग अलग वर्गों के बीच कुछ भेद है, कुछ अलगाव है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाए। हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो पूछ लो, बोलो। कला, कला क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? इसके लिए एक शब्द आप और भी लिख सकते, स्थापत्य। स्थापत्य कैसा है यहां का? स्थापत्य कैसा है? कुछ बातें लिखो, 2-3 पॉइंट। इस सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग बहुत अच्छे कलाकार थे। उसमें नहीं लिखा है हर चीज, वो अलग है। अच्छा, आज भूल गए, ठीक, कोई बात नहीं। इस सभ्यता के लोग बहुत अच्छे कलाकार थे। उन्होंने कला के सभी क्षेत्रों में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कला के सभी क्षेत्रों में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां के निवासियों ने एक निश्चित योजना, यहां के निवासियों ने एक निश्चित योजना, निश्चित योजना के आधार पर अपनी स्थापत्य कला का निर्माण किया है। निश्चित योजना के आधार पर अपनी स्थापत्य कला का निर्माण किया है। स्थापत्य कला का निर्माण किया है। अगला पॉइंट, यहां हमें एक मंजिला, यहां हमें एक मंजिला, 2 मंजिला और कहीं कहीं बहुमंजिला भवन दिखाई देते हैं। यहां हमें एक मंजिला, 2 मंजिला एवं कहीं कहीं बहुमंजिला भवन दिखाई देते हैं। मल्टी स्टोरी बहुमंजिला भवन दिखाई देते हैं। इन भवनों को
उच्च स्तरीय तकनीकों के माध्यम से बनाया गया होगा। इन भवनों को उच्च स्तरीय, हायर क्लास, उच्च स्तरीय तकनीकों के माध्यम से बनाया गया होगा। उच्च स्तरीय तकनीकों के माध्यम से बनाया गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए मूर्ति कला। इसी में मूर्ति कला, मूर्ति कला, इनके यहां जो मूर्तियां थीं मूर्ति कला। अभी आपने देखा भवन, इसके पहले अभी आपने जो लिखा है वो क्या लिखा है कि भवन कैसे थे। स्ट्रक्चर में ही तो आता है कि भवन कैसे थे, मूर्तियां कैसी थी। स्थापत्य में इन सारी चीजों को देखते हैं। अब लिखिए मूर्ति कला में, यहां के लोग मूर्तियों के निर्माण में अत्यधिक निपुण थे। यहां के लोग मूर्तियों के निर्माण में अत्यधिक निपुण थे, मतलब दक्ष थे, अच्छी मूर्तियां बना लेते थे। इस सभ्यता के अलग अलग उत्खनन के आधार पर, इस सभ्यता के अलग अलग उत्खनन के आधार पर कई प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। कई प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे धातु की मूर्तियां, जैसे धातु की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, जैसे धातु की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां। इसी के लिए एक शब्द आता है मिट्टी के लिए, मृड़ मूर्ति, है ना, मृड़ मूर्ति। धातु की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां और फिर यहां पे लिखा हुआ है मृड़ मूर्तियां, मतलब मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। इसका मतलब ये लोग बहुत स्किलफुल लोग रहे होंगे। धातुओं से मूर्तियां वही व्यक्ति बना सकता है जो धातुओं को गलाना जानता होगा। पहली बात तो ये है। इसका मतलब एक रासायनिक रूप से इनके पास ज्ञान रहा होगा धातुओं को गलाने का, कि इस धातु को ऐसे गलाया जाएगा। दूसरी, धातु को जो अगर आप देखेंगे तो मिक्स करने का भी इनको ज्ञान था। तो धातुओं के माध्यम से मूर्तियां वही लोग बनाएंगे जिनकी सोच बहुत आगे होगी, एक वैज्ञानिक तौर तरीका होगा उनके पास। इसीलिए आप ये कह रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कोई ऊल जलूल लोग नहीं है, कि कुछ उनको ऐसी एक अच्छा प्रोसेस होगा उनके पास, एक सिस्टम होगा और उसका डेवलपमेंट होगा। और जब डेवलपमेंट किया होगा तब धातुओं को बनाने की कला, पत्थर को काट कर आप देखेंगे आज ही मूर्तियां बनाते हैं। आप पत्थरों को काटकर जो चाहो वो बना दो। आप राजस्थान में जाएंगे तो करोड़ों रुपए की मूर्तियां डेली बिकती हैं, पत्थरों की। होती पत्थर की हैं लेकिन देखने में असली लगेंगी। मूर्तियां उस समय के लोगों के अभिव्यक्ति का माध्यम भी थे कि उनकी सोच क्या है। तो मूर्तियों का अलग अलग रूप दिखता है। अब आप एक बात बताइए कि जो ऊंचे वर्ग के लोग होंगे उनके यहां धातुओं की मूर्तियां होंगी, पहली बात। जो मध्यम वर्ग के लोग होंगे उनके पास
पत्थर की मूर्तियां होंगी, और जो सामान्य जन होगा उसके पास आप देखेंगे मिट्टी की मूर्तियां होंगी, मिट्टी के खिलौने होंगे, मिट्टी की गाड़ियां होंगी, उनसे खेलता रहा होगा। अगर तुम्हें याद हो तो पहले के समय में हर व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होती थी, तो एक साइकिल बनती थी लकड़ी की साइकिल, 3 पहिए होते थे, उस पे बच्चा अपना एक पैर रखता तो वो आगे भागती थी। तो जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपने बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ाता है। तो यहां आप देखेंगे कि मिट्टी के आपको खिलौने भी मिलेंगे। इस सभ्यता में आपको मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के हाथी, तो हो सकता है कि बच्चे छोटे छोटे मिट्टी के हाथियों से खेलते रहे हों। आज भी समाज में यही है। कोई अगर जो बहुत अमीर है तो उसका घर जो खिलौने से भरा हुआ है। एक बच्चा खेलने के लिए उसके लिए 1 लाख के खिलौने, एक बच्चा उसके पास एक खिलौना नहीं, और दूसरे का खिलौना देखता है तो रोता है। इसीलिए आप जब कहानियां पढ़ते हैं तो उसमें आपको ऐसी आती है कहानियां। एक कहानी है ईदगाह, जहां एक छोटा सा बच्चा हामिद 4 साल का, उसकी मां चली गई है भगवान के पास, उसके अब्बू भी भगवान के पास, बस घर में एक व्यक्ति बचा है, उसकी दादी। वो जाता है मेला देखने, उसके बाद 3 पैसा है। कितना? 3 पैसा। उस 3 पैसे से वो मिठाई भी खा सकता है, कुछ अपने लिए खेलने के लिए भी ले सकता है। लेकिन हामिद को अचानक याद आता है मेरी दादी जब रोटी बनाती है उसका हाथ जल जाता है, तो वो चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए। तो भावनाओं का कितना एक ऐसा असर है कि आप ये समझ सकते हैं कि कैसे लोग अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। ये खेल खिलौने केवल आपको दिख रहे हैं, ये जो यहां का समाज है वो आपके सामने आके खड़ा है कि समाज की सोच क्या है, समाज की तरीके क्या हैं समाज के, और समाज कहां पर खड़ा था। तो एक बात समझ में आपको आई कि विषमता है, चीजें तो हैं लेकिन विषमता भी है यहां। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो धातुओं की मूर्तियां मिली हैं वो किसकी किसकी मिली हैं? तांबा, पीतल और कांसा, तीनों धातुएं। तो अंडरलाइन करेंगे, यहां धातुओं की मूर्तियों में तांबा, पीतल और कांसा। कभी कभी जब जो मक्कार लोग सामने आ जाते हैं तो पीतल को ही वो सोना बना के बेच देते हैं। पीतल भी पीला दिखता है, कहते हैं ये सोना है असली वाला, जल्दी खरीदो, अभी हम जा रहे थे हमको मिल गया, लेकिन हम केवल 3000 में ही आपको देंगे। तो जो गांव के लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, यार हो सकता है सही बात हो। 3000 देकर जो सोने की मूर्ति खरीद लेते हैं, फिर पता चलता है वो तो पीतल निकल गया। तो 3 प्रकार की धातुओं से मूर्ति बनती है, तांबे से, पीतल से और कांसे से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से कांसे की एक जो नृत्यांगना मिली है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 3 धातुओं की आपको मूर्तियां मिलती हैं, तांबा, पीतल, कांसा। एक मूर्ति ने तो आपको यह दिखाया कि उसमें कोई महिला है जो नृत्य कर रही है। तो इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि समाज में डांस का कुछ महत्व रहा होगा, या तो कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो अपना मनोरंजन करने के लिए वो डांस देखते होंगे,
या कोई ऐसा वर्ग भी रहा होगा जो डांस करता रहा होगा, कुछ ऐसी महिलाएं रही होंगी। तो मोहनजोदड़ो से आपको नृत्यरत एक मूर्ति मिली है जिससे आप समाज का अनुमान लगाते हैं, और ये अनुमान है। हो सकता है कि वो कोई धार्मिक कार्य करने गई हो इसलिए नृत्य कर रही हो। वो डांस की मुद्रा में ही खड़ी है। अगर तुम मूर्ति देखोगे तो वो डांस करने की मुद्रा में ही खड़ी है, उसके बाद ही डांस शुरू होता है। और क्या मूर्ति में दिखेगा? डांस का जो पहला स्टेप ही है कि उसकी मुद्रा में आना। अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जब म्यूजिक बजता है तो अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे लोगों को देखा है तुमने? नहीं देखा? हम हॉस्टल में रहते थे तो कुछ लोग ऐसे होते थे, म्यूजिक बजा नहीं कि वो थोड़ी देर तक कंट्रोल करते थे, अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं, फिर उसके बाद कूद पड़े और तब तक डांस किया जब तक म्यूजिक बंद नहीं हुआ। खूब डांस किया, क्योंकि डांस एक आपकी अभिव्यक्ति है। ये भी आप अंदर से जब मतलब आप ये सोचिए कि अंदर की भावनाएं आपकी प्रसन्न होगी तभी आप डांस कर पाएंगे, नहीं तो आपसे डांस होगा ही नहीं। क्या डांस करेंगे आप? हाथ पैर हिलाना ही तो डांस है। अगर आप देखें कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ पैर हिलाना अच्छा नहीं, मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। ऐसे भी डांसर आपने देखे होंगे कि फुफ्फा जी आप डांस कर लीजिए शादी में, नहीं। जो मौसा जी, नहीं। आता होगा तब भी नहीं करेंगे, इज्जत कम हो जाएगी डांस करने से। आप देखते होंगे शादियों में ये सब बड़ी नौटंकियां होती हैं, लेकिन आजकल की शादियां बड़ी अच्छी चल रही हैं, सब डांस कर रहे हैं। जो दुल्हा दुल्हन सब डांस, और इतना फुल डांस चल रहा है। मतलब उसको यादगार बना लेना है कि ये जो डांस पार्टी रहे, कभी अगर हम लोग नाराज होंगे तो फिर देख लिया जाएगा। इसीलिए तो ये सब किया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ऐसी मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से जो ऐसा हम लोग मानते हैं कि वो नृत्य करती हुई मूर्ति है। इसके अलावा धातुओं को ढालने के लिए एक विधि मिलती है यहां पर जिसको कहते हैं द्रविमोम। धातुओं को ढालने के लिए, धातुओं को ढालने के लिए द्रविमोम पद्धति का प्रयोग किया जाता था। मतलब धातुओं को इसी पद्धति से वो जो गलाते थे, वो द्रविमोम पद्धति से ही धातुओं को वो गलाते थे, उसको ढाल देते थे। फिर अलग अलग शेप में मूर्तियां बनाना हो, चाहे जो करना हो वो कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर आप देखेंगे इसी पद्धति से बाद में चोल शासन में नटराज की मूर्तियां बनाई गई, इसी पद्धति से। जिस पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां बनी, इसी पद्धति से आगे चल के चोल शासनकाल, अगर आप देखेंगे तो वो दक्षिण भारत में चोलों का शासनकाल ऐसा शासनकाल था जहां का स्थानीय प्रशासन आज भी माना जाता है कि विश्व के लिए एक सीख है। चोलों के शासनकाल में स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकार थे। चुनाव होता था स्थानीय जो प्रतिनिधियों का, चुनकर लोग आते थे और हर व्यक्ति के अलग अलग काम होते थे। मतलब इलेक्शन की पद्धति वहां थी। इसलिए चोलों का स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको जानना होगा। एक लेख आता है उत्तर मेरूर लेख, उसी लेख में चोलों के स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती। तो अभी केवल इतनी बात जाननी है कि चोल शासन काल में जो नटराज की मूर्तियां, आपने देखा होगा कि भगवान शिव की ऐसे करके मूर्तियां आपको दिखती होंगी, लोग अवार्ड में भी देते हैं। जो नटराज शिव की मूर्ति देखी है,
क्या देखिए नहीं देखिए, जो डांस करते हुए शिव की, वो नटराज शिव की मूर्तियां भी इसी जो द्रवी मोम पद्धति से ही बनाई गई है। नटराज शिव की मूर्तियां भी चोलों के शासनकाल में इसी द्रवी मोम पद्धति से बनाई गई है। चोल 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 शासन काल, चोल शासन, चोल, चेर, पांड्य, बहुत सारे शासन है वहां पे, राष्ट्रकूट। ठीक, अगर आप देखेंगे कि यहां की ये सारी चीज देखकर आपको एक बात समझ में आती होगी कि इस काल के लोग वैज्ञानिक टाइप के रहे होंगे। इनका सोचने का तरीका हल्का नहीं रहा होगा, इनकी सोच वैज्ञानिक रही होगी। एक वैज्ञानिक इनका जो जो डेवलपमेंट रहा होगा, क्योंकि जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, तार्किक नहीं होगी, अनुसंधान पर आधारित नहीं होगी, तब तक आप कोई चीज निर्मित नहीं कर सकते। आपको सोचने का तरीका आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं क्लास में, आपको सोचने का तरीका देते हैं, वैसे तो हर चीज लिखी हुई है वहां। हम क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक जो मैसेज डाल रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कैसे फ्रेम करेंगे आंसर, क्या क्या चीजें आएंगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां की जो सभ्यता है, जो अलग अलग स्थल हैं यहां पर, जब उनका उत्खनन हुआ, जो चीजें मिली, वस्तुएं मिली, उन सभी वस्तुओं का जब आप विश्लेषण करते हो, उनको एनालाइज करते हो, तो विश्लेषण करने के बाद एक बात आपको समझ में आती है कि यहां उच्च वैज्ञानिक विकास रहा होगा। हायर जो साइंस का डेवलपमेंट रहा होगा, उच्च वैज्ञानिक विकास और तकनीकी विकास रहा होगा, टेक्नोलॉजी का विकास रहा होगा, जिससे ये लोग अपने जीवन को आसान बना रहे होंगे, इनका जीवन आसान बना होगा। अगर आप देखें तो क्या यहां के लोग जो मैथमेटिक्स जानते थे, तो जी हां जानते थे। इनके पास अंकगणित, ज्यामिति और जो दशमलव की इनको जानकारी थी। किसकी जानकारी थी साहब? इनको अंकगणित, ज्यामिति और इसके अलावा दशमलव, वही डेसिमल, इसकी जानकारी थी। क्या होता है दशमलव? जैसे आप कहते हैं 1.2 पॉइंट, टेक्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति, है ना, इसकी जानकारी थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो माप तौल के लिए माप तौल की व्यवस्था थी। क्योंकि अगर ये वस्तु विनिमय भी होता था तो किस वस्तु को किसको कितना भेजा गया है कैसे पता चलेगा? अगर वस्तु विनिमय भी आप माने तो आपने एक वस्तु भेजी, उसके बदले में आपको एक वस्तु मिली, तो आपने कितनी वस्तु भेजी, इसको तोलने के लिए एक व्यवस्था रही होगी, माप तौल की व्यवस्था। इसके लिए आपको यहां पर जो बटखरे भी दिखाई देंगे। क्या होते हैं बटखरे? आपको बटखरे भी दिखाई देते हैं, इनके भी आपको साक्ष्य मिलते हैं। बटखरे भी दिखाई देते हैं।
ठीक है। जो ईंटें बनाई गई हैं यहां पर, ईंट जो मकान की ईंट है, वो भी एक निश्चित आकार के हैं। ईंटों का निर्माण एक निश्चित आकार में किया गया, उसी ईंटों का निर्माण निश्चित आकार में होता था। 4 संबंधे 2 संबंधे 1, 4:2:1, इसी एक निश्चित पैटर्न पर ईंट बनती थी। इसका मतलब कि इनके यहां एक विज्ञान का अच्छा खासा विकास था। और अगर आप देखें तो ये बिना किसी निश्चित पैमाने के संभव नहीं था। ये जो भी चीजें ये कर रहे थे, ये बिना किसी निश्चित पैमाने के संभव हो ही नहीं सकता। ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती कि किसी निश्चित पैमाने के बिना ये कर पाए। अगर आप देखेंगे तो इनके जो भवन हैं, जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं, वो भी एक निश्चित योजना पर ही बने। भवन, सड़कें प्लस नालियां, एक निश्चित योजना, एक निश्चित योजना से निर्मित किए गए, एक निश्चित योजना से निर्मित किए गए। और जब तक कोई वैज्ञानिक आपकी सोच नहीं होगी, आप कोई चीज नहीं बना सकेंगे। इसका मतलब इनके पास कोई वैज्ञानिक सोच, एक कोई साइंटिफिक अप्रोच, कि सड़कें अगर आप ऐसी बना रहे हैं कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, नालियां आप एक दूसरे को इस तरीके से जो सपोर्ट करते हुए बना रहे हैं, और फिर यहां पर जो मेन नाली है इससे जोड़ दे रहे हैं, और ये जाकर जो नदियों में मिल रही है। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर है आपके पास, खाका है, आप मैप बनाते होंगे। बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। एक पूरा इनके दिमाग में खाका था, स्ट्रक्चर था। और जो बिना स्ट्रक्चर के आप एक काम कर नहीं सकते। अगर आपको व्यवस्थित काम करना है, सिस्टमेटिक काम करना है, आप अपना घर बनाते हो, पहले स्ट्रक्चर बनाते हो, मैप बनवाते हो। यहां बाथरूम यहां होगा, बालकनी यहां होगा, यहां ये होगा, यहां पे ये होगा। बिना इसके आप एक काम नहीं कर सकते। तो इनके पास आर्किटेक्चर को लेकर एक अच्छी समझ रही होगी। इसीलिए इनके जो नगर हैं, विश्व में ऐसे नगर आपको और कहीं नहीं मिलते। जितनी साफ सफाई की व्यवस्था इनके यहां है, विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं थी जिनके पास ऐसा स्ट्रक्चर रहा हो, ऐसी सोच रही हो। और अगर ऐसी सोच और स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि इनके समय में इनका सोचने का तरीका अलग रहा है। ये कुछ अलग तरीके से सोचने वाले लोग थे, और इनकी जो अलग सोच थी, यही इनको एक अलग रूप में भी प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो यहां आपको ये बातें भी समझ में आई होंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस सभ्यता के लोग, अगर आप देखें तो अलग अलग जो फसलों को भी उगाते थे, अलग अलग जो फसल का पैटर्न होता था इनके पास, जिनकी कृषि व्यवस्था है, सब इसी में आएगा। कला कोई एक चीज ऐसी नहीं है। कला का मतलब जिसका आप जो प्रयोग करते हैं मानव जीवन में, हर चीज आती है कला में। आपके जीवन के विविध रूप कला में ही आते हैं। तो अलग अलग फसलों की व्यवस्था, अलग अलग फसलों की व्यवस्था, अलग अलग फसलों की व्यवस्था। अगर आप देखेंगे अलग अलग जो फसलों की व्यवस्था में, यहां पर क्योंकि आपको
कई फसल दिखती है, जौ, कपास, चावल, जो धान, कई फसलें हैं, तो एक इनके पास उसका एक अच्छी समझ रही होगी कि हम इस फसल को इस समय उगाएं। अगर ये समझ रही होगी कि इस फसल को इस समय उगाएं, तो इसका मतलब इनको मौसम की भी जानकारी रही होगी, किस मौसम में कौन सी फसल होती है, मौसम की भी जानकारी रही होगी। क्योंकि बिना मौसम की जानकारी के फसल के चक्र को आप नहीं चला सकते। आपको पहले अपने एनवायरनमेंट को समझना होगा कि किस हमारे इस एनवायरनमेंट में कौन सी फसल उत्पन्न हो सकती है, और अगर आपके पास इसकी समझ नहीं है तो आप अपनी फसल पैदा ही नहीं कर पाओगे। बोलो सही कि गलत? ठंडियों में ही होगा गेहूं कि हो जाएगा गर्मियों में गेहूं? नहीं होगा। तो हर मौसम को समझने का एक रूप इनके पास था कि किस मौसम में क्या है और किस प्रकार की फसल को हम लगाएं। तो मौसम की जानकारी। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस सभ्यता के लोग, अगर आप देख रहे थे, तो वो धातुओं की मूर्तियां, स्केल, तराजू, मृदभांड, ये सब कुछ बना रहे हैं। एक तो अभी तक आपने देखा स्केल रहा होगा, तराजू, क्योंकि स्केल के बिना एक निश्चित आकार प्रकार में कुछ भी बनाना संभव नहीं है। स्केल जरूर इनके पास रहा होगा। आज आप स्केल देखते हो, आप नापते हो, जोखते हो, तो इनके पास जरूर स्केल की व्यवस्था रही होगी। क्योंकि एक निश्चित आकार की मूर्तियां कैसे कोई बना सकता है? आइडिया से नहीं बनेगी, नापना पड़ता है। एक निश्चित आकार की मूर्ति अगर आपको बनानी है तो निश्चित उसका पूरा पैमाना फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको दिखाई देगी कि स्केल आपको दिखेगा, तराजू की व्यवस्था आपको दिखेगी, मृदभांड दिखेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां के लोग उच्च तापमान पर धातुओं को भी जो गलाने की विधि जानते थे, उच्च तापमान को भी, उच्च तापमान पर धातुओं को गलाने की व्यवस्था से परिचित थे। मतलब इनको ये पता था कि अगर हमें कोई धातु जो मेल्ट करनी है तो हमें हाई प्रेशर करना पड़ेगा, उच्च तापमान करना पड़ेगा। ये आज की विधि है, आधुनिक विधियां हैं ये सारी। 2350 में आप देख रहे हैं, ईसापुर 2350 में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ये पता है कि तापमान हाई करेंगे तो ये जो धातु है ये अपने आप गलने लगेगी। ये सामान्य बात है, ये सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब कि उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी थी। जैसे आप जब जाते हैं वो केमिस्ट्री लैब में, तब आपको ये इस बात को सिखाया जाता है कि किस धातु का इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस केमिकल का कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ के लोगों को रासायनिक अभिक्रिया की भी जानकारी रही होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोग रासायनिक अभिक्रिया की भी जानकारी रखते थे। रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी रखते थे। अगर इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आए तो अपना दिमाग खोल के रखना, और जब आंसर भी लिखना तो इसी तरीके की जो बातें उनको आंसर में डालना है। अगर कोई क्वेश्चन आए जो केमिकल रिएक्शन, यहां पर इनको यह पता था कि किस केमिकल का कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसको पिघलाने के लिए क्या किया जाए। टेम्परेचर को अगर हम हाई करें तो ये धातु ऐसे जो मेल्ट हो जाएगी।
तो इनके यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया की भी इनको जानकारी थी कि किस तरीके से हम किस धातु को इस्तेमाल करें। ठीक है। एक खास बात जो इनके यहाँ है वह है स्वास्थ्य संबंधी विचार, हेल्थ कंसर्न, जो उस समय और किसी सभ्यता में दिखता नहीं है। इसीलिए ये इनका एक अलग फीचर है, यूनिक फीचर है, स्वास्थ्य संबंधी विचार। स्वास्थ्य संबंधी विचार। स्वास्थ्य संबंधी विचार क्या है ये? अगर आप देखेंगे तो इस पूरी सभ्यता में आपको स्वास्थ्य पर, अपनी सफाई पर, अपने यहाँ अच्छे तरीके से जो रहने के लिए ये लोग बहुत ध्यान देते थे। मतलब इस पूरी सभ्यता में लोगों की सोच में जो सफाई व्यवस्था आपको दिखेगी, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे। आज भी आप देखेंगे कि हमारी सरकार लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है। हर घर में जो शौचालय बना रहे हैं उसमें जो भारत सरकार आपको सहयोग भी दे रही है ना। जिसके पास नहीं है उसको सरकार सब्सिडी दे रही है कि नहीं भाई आप भी अपने यहाँ बनाओ। अब इनके साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक बेहतर सिस्टम को इन्होंने मैनेज किया था हेल्थ के लिए। क्या सिस्टम था? अगर आप जो इनकी जो सड़कों को देखेंगे तो उस पर चबूतरे बने हुए थे, उस पर साफ सफाई की व्यवस्था। इसके अलावा जो सड़कों के साथ साथ जो नालियां बनाई गई हैं उसकी व्यवस्था, उन नालियों को भी साफ करने के लिए बीच बीच में स्थान छोड़े गए हैं जिसको मेन होल कहते हैं। उस जगह से जो समस्याएं हो, फंस रही हो, नाली ओवरफ्लो कर रही हो, उसको साफ किया जा सके। आज आप देखिए एक भी नाली साफ नहीं हो रही है। अगर मुखर्जी नगर में एक दिन बारिश हो जाए पूरा मुखर्जी नगर डूब जाता है। तो हम लोग अपनी अपनी नाव ले आए, फिर उसके बाद पार हो सकते हैं यहां से, है कि नहीं? उस समय एक ऐसी व्यवस्था थी कि ऐसे लोग थे जो हमेशा अपने नालियों की अच्छी सफाई की व्यवस्था भी रखते थे। नालियां आपने जो निर्मित कर लिया लेकिन उनकी सफाई नहीं करते हो तब भी काम नहीं चलेगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगी, वो भर जाएगी। तो नालियों को साफ करने के लिए मेन होल का सिस्टम रखा। और जब जो गंदा पानी इकट्ठा नहीं होगा तो बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि गंदा पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर होगा, मच्छर होगा तो मलेरिया होगा, वो डेंगू होगा, तमाम तरह की महामारियां फैलेंगी। कोई आपको बीमारी हो गई तो आप ठीक ही नहीं होंगे। तो एक चीज को अच्छा करेंगे तो कई चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। तो यहां आप देखेंगे कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां के जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो सोच थी, उनकी चेतना थी, वो बहुत बेहतर थी। उन्हें यह पता था कि अगर हमको जो बीमारियों से बचना है तो अपने यहां साफ सफाई को रखना होगा, अपने यहां ऐसी व्यवस्था बना के रखनी होगी जो हमारे जीवन को, हमको स्वस्थ बना के रखे, हमें ठीक बना कर रखे। अगर आप देखेंगे तो यहां एक चीज और मिली है, कालीबंगा से 2 बच्चों की खोपड़ी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से 2 बच्चों की खोपड़ी प्राप्त हुई है। खोपड़ी मतलब सर। कालीबंगा से 2 बच्चों की खोपड़ी प्राप्त हुई। और अगर आप देखेंगे कि जिसमें छेद मिलता है, उनकी खोपड़ियों में छेद मिलता है। क्या मिलता है? छेद मिलता है।
तो इससे कुछ विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर ये छेद है तो इसका मतलब उनके सर का ऑपरेशन भी किया गया होगा, या कुछ ऐसी उनके पास व्यवस्था रही होगी, मैकेनिज्म रहा होगा जो सर के ऑपरेशन को भी करने का प्रयास उन्होंने किया होगा। तो इसके आधार पर आप शल्य चिकित्सा को भी यहां पर रख सकते हो, जिसके आधार पर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा को आप देख सकते हैं। शल्य चिकित्सा को देख सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न लिखिए। हड़प्पाई लोग, प्रश्न लिखो, हड़प्पाई लोग अत्यंत दक्ष कलाकार थे। हड़प्पाई लोग अत्यंत दक्ष कलाकार थे। साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणी करें। हड़प्पाई लोग दक्ष कलाकार थे, मतलब जो निपुण कलाकार थे। अभी लिखवाया समझाया भी है। हड़प्पाई लोग अत्यंत दक्ष कलाकार थे या निपुण कलाकार थे। साक्ष्यों के आधार पर टिप्पणी करें। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बहुत सारी पुरानी वस्तुओं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बहुत सारी पुरानी वस्तुओं और खंडहरों को छोड़ रखा है। बहुत सारी पुरानी वस्तुओं और खंडहरों को, खंडहरों को छोड़ रखा है। इनके आधार पर, इनके आधार पर इस सभ्यता के विज्ञान प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी करें। इनके आधार पर इस सभ्यता के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी करें। प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी करें। आया मजा? जितना मैंने बताया उससे जुड़े 2 प्रश्न यूपीएससी में आए हैं, वो ये हैं। अब थोड़ा अपने दिमाग को आप जब समझिए, सोचिए, उसके बाद हम लोग एक पॉइंट और बचा इसमें, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी क्लास है, फिर आगे। कुछ नहीं है इसमें। इसमें यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बहुत सारी वस्तुओं और खंडहरों को छोड़ रखा है। आप अवशेष देखते हो, आर्कियोलॉजी देख रहे हो, उत्खनन ही तो मिला। अब उनके आधार पर आप ये बताओ कि उनकी विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसी थी। बात खत्म हो गई। आ गया समझ में? ऐसे यूपीएससी में जब प्रश्न आता है लोग दिमाग उड़ जाता है, क्या पूछ दिया। आप पढ़ते हो एकदम सामान्य बात, वो पूछता है आपके एडवांस वर्जन पे। हम जो पढ़ाते हैं वो एडवांस वर्जन है। हमारा जो अप्रोच होता है वो आपके क्वेश्चन के अनुरूप होता है। अब कुछ लोग कहें एनसीईआरटी में ये नहीं मिलता। एनसीईआरटी हम जो बता रहे हैं वो इस सबसे ऊपर है। एनसीईआरटी आप पढ़िए, ये पढ़िए, उसको नोट करिए, लगातार काम करिए, चीजों को बेहतर करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे क्लास में।